Good evening, everyone. How are you all? So, this is your eighth module of finance training. That is on the topic of stock market. ठीक है. बेसिकली आज हम स्टॉक मार्केटिंग का बेसिक टर्मिनोलॉजी, स्ट्रेटजी, स्टॉक मार्केट में शेयर कैसे इशू करते हैं और एक टास्क करेंगे. नॉट इन डेप्थ, लेकिन ओवरव्यू से आपका स्टॉक मार्केट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. आज वाले सेशन में बेसिक बेसिक सी चीजें होंगी, लेकिन इससे ज्यादा वाइड एक और सेशन में आपको जो 9th मॉड्यूल में वो कवर अप कर दिया जाएगा. लेकिन आज इसकी बेसिक जो भी है पॉइंट्स वो क्लियर करने जरूरी है, टर्मिनोलॉजीज का पता होना जरूरी है. देन हम बहुत अच्छे प्रैक्टिकल टास्क भी करेंगे, इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स भी करेंगे. सो इसे स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को प्रीवियस सेशन में कोई डाउट है देन आप पूछ सकते हो. एंड जब भी मेरे कोई वॉइस का इशू आएगा मेरी तरफ से देन कोई भी माइक ऑन करके मेरे को बता सकता है. If there is no doubt, then start your session without any delay. सो आज वाला आपका सेशन है स्टॉक मार्केट के ऊपर. What is stock market? What do you understand by stock market? होता क्या है बेसिकली? स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्टर्स बाय और सेल करते हैं कंपनीज के शेयर्स. ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे शेयर एक्सचेंज होते हैं, शेयर इशू किए जाते हैं और ट्रेडिंग होती है जहाँ पे शेयर्स. स्टॉक मार्केट जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं. सिंपल, बाय एंड सेल. ठीक है. इट्स ऑल्सो इंक्लूड द ओटीसी मार्केट प्लेसेस, ओवर द काउंटर मार्केट प्लेसेस भी इंक्लूड होती हैं जहाँ पे डायरेक्टली शेयर एक्सचेंज किए जाते हैं. तो शेयर मार्केट तो बेसिक समझ आ गया क्या मतलब होता है, लेकिन शेयर मार्केट का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है. ठीक है. शेयर मार्केट का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, शेयर मार्केट क्यों यूज कर रहे हैं. सो कोई अपने पॉइंट्स बता सकता है. फॉर एग्जाम्पल की कंपनी अपनी लिक्विडिटी को रेज करने के लिए, अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है. अपनी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, रेट ऑफ जो रिटर्न्स है उसको बढ़ाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, न्यू ट्रेडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है. नाउ किसी अब अपने पॉइंट्स बताओ कि क्या क्यों कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है और शेयर स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स लगाती है. मैम फंड ऑब्जेक्ट रेज करने के लिए, डिवर्सिफिकेशन के लिए, यस. रिस्क करने के लिए, इनोवेशन एंड ग्रोथ्स के लिए भी, आगे मतलब लिक्विडिटी के लिए भी, लाइक ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इन द स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द इन्वेस्टर्स. राइट. ओके, एंड टेक्स्ट. मैम ये एक ऑथराइज प्लेटफॉर्म होता है तो देयर विल बी नो मिसमैनेजमेंट और मैल प्रैक्टिसेस हियर मेनली दैट्स ऑल. Okay, wealth generation, raise fund, economic development. Right. Ma'am, there are various factors due to that companies list themselves on stock market, and that are first raise for raising capital by going public, and then by increasing visibility and credibility of their company, and liquidity of shareholders, and for mergers and acquisitions, Very good. etc.
इंक्रीज कैपिटल फॉर देयर डेवलपमेंट, यस। तो यही बेसिक पॉइंट होते हैं, दैट्स व्हाई कंपनीज शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। नाउ कुछ की कॉन्सेप्ट एंड टर्मोलॉजीज हैं, शेयर्स कह लो या स्टॉक्स कह लो, जो पता होनी जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट इज योर इक्विटी। अभी इक्विटी शेयर्स या स्टॉक कौन से होते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर स्टॉक्स जो कंपनी में अपनी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, डायरेक्ट जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के साथ वोटिंग राइट होते हैं उनके पास चूज करने के लिए, और इक्विटी जो होते हैं उनको ऑनर्स किया कहते हैं शेयर्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होते हैं। दो टर्म्स होती है हमारी, ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस बेसिकली। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, जिनको फिक्स्ड या फिर जिनको इक्विटी से पहले डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया जाता है, उनका एक फिक्स्ड रेट ऑफ जो डिविडेंड है वो होता है। प्रेफर्ड शेयर जो होते हैं उनको बेनिफिट ये होता है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो उनको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मिलता है, लेकिन सबसे पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फंड डिविडेंड पेड करती है, आफ्टर डेट इक्विटी को करती है, ठीक है। ये उनकी जो भी ड्यूरेशन या चीजें होती है उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पे करे। स्टॉक मार्केट में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों तरीके के कंपनीज शेयर इशू करती रहती हैं। स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलेटरी क्या है, मेजर जो है बीएससी और एनएससी है जो हमारे इंडिया में है, ठीक है। दो ही है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आईपीओ, एज यू ऑलरेडी नो, आईपीओ क्या होता है कि जब कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक होकर अपने शेयर फर्स्ट टाइम मार्केट में रेस करती है, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, ठीक है। नाउ व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन टर्म का क्या मतलब है? किसी भी कंपनी की टोटल डॉलर में मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है। कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं, वो सारी चीजों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाती है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपनी की, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ईच शेयर। इसी तरीके से हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कौन से होते हैं? आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो होते हैं जो करंटली कंपनी ने हेल्ड किए हुए हैं, ठीक है। कंपनी की तरफ से जो अभी करंटली शेयर इशू किए गए हैं शेयर होल्डर्स को, उसको आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर मींस कि कितने शेयर किए हैं और मार्केट में अभी उसकी क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो नीचे एग्जांपल दी है, फटाफट मुझे सब दो कंपनीज है, a company with 5 lakh share and a second company with a share of 1 lakh, जिनकी सेलिंग जो मार्केट वैल्यू है वो राइट नाउ इज ₹80, फर्स्ट वाले की, सेकंड की ₹10, एंड आउटस्टैंडिंग शेयर फॉर कंपनी वन इज 20,000 एंड कंपनी सेकंड इज 10,000। नाउ आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके मार्केट कैपिटलाइजेशन का आप रुपीज में कैलकुलेट कर लो, नो इशू, जस्ट क्लियर होनी चाहिए आपकी। वैसे डॉलर्स थे यहाँ पे तो वो मिलियन और बिलियन में थे, लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिए इन रुपीज, ठीक है। होना तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रहा, इज देयर एनी इशू?
मानसी, संचिता, रिया, प्रिया, रणवीर, सुगंध, इनके रिप्लाई है। इन्होंने कैलकुलेट कर लिया। हरी आप, दिस इज अ जस्ट अ लिटिल बिट कैलकुलेशन ना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। वो तो मैंने वैसे एग्जांपल डाल दिया, लेकिन सोल्यूशन तो इसमें क्या ही निकालती है आपके सामने, तो वैसे ही रख लिया कि चलो सबको बोल दूंगी कि आप जल्दी से कैलकुलेट कर दो। लेकिन यहाँ पे आपको जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिफाइन की गई है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर टास्क मिलेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें आप किसी कंपनी की कैलकुलेट करोगे, देन तो उसके लिए आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं करंटली एंड वैल्यू क्या है शेयर की। तो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कैलकुलेट करनी आपने देख ली, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन कैलकुलेट करता है और किसके लिए जरूरी होती है, ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज करते हैं जस्ट टू फिगर आउट करने के लिए कि कंपनी की एक्चुअली सेल क्या है, कंपनी की एसेट वैल्यू क्या है, क्या लायबिलिटीज है, व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ कंपनी, ठीक है। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू पे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जब एक्विजिशन होती है, ठीक है, कोई कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर कर रही है, उस टाइम वो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करती है कि वेदर ये कंपनी हमें इन फ्यूचर बेनिफिट देगी भी या नहीं देगी, ठीक है। कंपनी की गुड वैल्यू है या नहीं है, तो ये सारी तब चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। अनदर पॉइंट इज डिविडेंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स को हम जो पेमेंट करते हैं, जो उनका प्रॉफिट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। शेयर होल्डर के डिविडेंड अगर तो फिक्स रेट पे डिफाइन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5% रेट है, 10% रेट, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पे किया जाता है। ऑन द फिक्स नहीं, डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन होते हैं उसके डिविडेंड पे।
Now voice is clear or not? So let's proceed with the topic of dividend. Dividend में आपको मैं क्या बता रही थी, डिविडेंड क्या आता है कि जौन सा भी शेयर होल्डर को हम उनके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न करते हैं, जो भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, डिविडेंड बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका फिक्स्ड होता है, और बहुत सारे ऐसे भी शेयर होल्डर होते हैं जिनका रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, रेट्स डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट होता है कि वो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता रहता है। तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को ही कंपनीज पे करती हैं। अनदर टर्म इज ये स्वेट इक्विटी शेयर। एनीवन की जिसको पता हो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? मैम, स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इशू करती है, जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फील करवाना चाहती है कि लाइक वो अगर अच्छा वर्क करेंगे तो कंपनी उनको ओनरशिप देगी अपनी कंपनी में, तो मेनली एम्प्लॉयज के लिए होते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए इशू करती है, जिसमें उनको जो इशू प्राइस है बहुत कम होता है, लेकिन उनको प्रॉफिट उससे ज्यादा होता है। ये सिर्फ उनके एम्प्लॉयज के लिए ही होता है। ठीक है, कुछ कंपनीज होती हैं जो बोनस में मनी वगैरह नहीं देती, वो एज अ बोनस उनको स्वेट इक्विटी शेयर रेस कर देती हैं। ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए। एंड अनदर टर्म इज बुल मार्केट एंड बियर मार्केट। ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको अंडरस्टैंड करें, बुल मार्केट वेयर मार्केट कंडीशन वेयर स्टॉक प्राइसेस आर राइज, एंड इसका ही ऑपोजिट बेयर मार्केट ले लो, जब स्टॉक प्राइसेस हैं वो फॉल करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बुल मार्केट और बेयर मार्केट का क्या रोल है मार्केट में, और एक्चुअल में ये होता क्या है? ठीक है, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में जो मार्केट के प्राइस को रेज करते हैं। ठीक है, एंड कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो उसको डिक्लाइन करने में लगे होते हैं। मार्केट रेड और ग्रीन में जाती है। ठीक है, जब भी आप किसी भी कंपनी का पोर्टफोलियो चेक करोगे, देन आपको उसमें पता चल जाएगा कि ये रेड और ग्रीन में मतलब पॉजिटिव में राइज, और ग्रीन में राइज हो रहे हैं और रेड में डिक्लाइन हो रहे हैं, शेयर्स कैसे जा रहे हैं। ठीक है, ये वाली टर्म्स हम सिर्फ उस शेयर की फ्लक्चुएशन को शो करने के लिए यूज करते हैं, बुल एंड बियर, कि शेयर का प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स होता है वो इसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करता है। शेयर की जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत इम्पैक्ट करती है उसकी मार्केट में स्टेबिलिटी के लिए और उसके प्राइस के लिए। ठीक है, हम डेली बेसिस पे बहुत सारे शेयर्स को अगर फॉलो करते हैं तो हम उसकी प्राइसिंग चेक करते रहते हैं, कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्केट की ओवरऑल जो कंडीशन है, शेयर का जो फ्लक्चुएशंस है उसको चेक करने के लिए एक टर्म की यूज की जाती है, राइज और डिक्लाइन के ऑपोजिट, बुल एंड बियर मार्केट। हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, नमन आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो?
सो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हम स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है। ठीक है, देखो, अगर आप में से किसी भी पर्सन को ऐसा लग रहा होगा कि आज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सेशन है, तो हमारे सेशन में क्या होगा, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम एक प्रॉपर स्टडी से पहले स्टॉक मार्केट की उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जिस पर्सन का फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उनको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आप प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, टर्मोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप बाय स्ट्रेटजीज या फिर प्रोसीजर हैं जिसको हम फॉलो करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउ द स्टॉक मार्केट sweat equity shareholders are counted as shareholders or members. सो बेसिकली नमन क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही स्वेट इक्विटी की यही डेफिनेशन है कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को डिस्काउंट रेट पे अदर देन कैश प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनको एज ए इक्विटी शेयर ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन वो कंपनी के जो भी है पर्संस को ही, एम्प्लॉयज को ही इशू किए जाते हैं। अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है, देन मेंबर है, एम्प्लॉय है, तो उसको कंपनी का एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा, मेंबर ही कंसिडर किया जाएगा। इसकी भी कंडीशन होती है। बेसिकली अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 अच्छे से पढ़ें, इसकी एक प्रॉपर कंडीशन डिफाइन की जाती है, सेक्शन 197 एंड समथिंग ऐसे कुछ सेशन है, उसके अकॉर्डिंग 197 198 है कोई सेक्शन, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन है, जो फुलफिल करता है उसको ही हम स्वेट इक्विटी शेयर मतलब उनको ही रेज होते हैं सर। नाउ हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है, सबसे पहले शेयर इशू होते हैं, कंपनी शेयर इशू करती है मार्केट में अपनी कैपिटल को रेस करने के लिए। ठीक है, जैसे आईपीओ के थ्रू। बेसिक स्टेप बता रही हूँ, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, जो हम कर रहे हैं ना चीजें, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है, ये हम तो अभी बेसिक प्रोसेस समझ रहे हैं। क्योंकि उस चीज में जाने के लिए सबसे पहले बेसिक समझ में आना चाहिए। मे बी आई नो 98% यहाँ पे पर्सन ऐसे हैं जिनको ये सारी चीजें पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ किसी भी टॉपिक को लेके, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मैं किसी को कोई चीज बता रही हूँ, देन उसको वो चीज नहीं पता, एंड देन मैं उसको डीपली एक्सप्लेन कर देती हूँ, चाहे वो मैं पूरा जीरो से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो जिसको तो ये चीजें पहले से पता ही है, बहुत अच्छी बात है, जिसको नई चीजें क्लियर, उसको भी ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिक पॉइंट्स करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत अच्छी एक्टिविटीज निकल के आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ सबके डीमैट अकाउंट ओपन होंगे, कैसे उसको ओपन करते हैं, आजकल तो फ्री खुल जाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टोपीडिया जैसी वेबसाइट्स पर, तो उसके बाद कैसे करते हैं ट्रेडिंग,
कौन कौन से स्टेप होते हैं, वो एक प्रॉपर हम एक्टिविटी करेंगे हमारे जब हमारा फ्राइडे या सैटरडे एक्टिविटी प्रॉपर टास्क वाला सेशन होगा फुल डे, तो उसमें हम ये एक्टिविटी करेंगे जहाँ पे सब प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, आप अपने वहां पे प्रैक्टिकल करें, तो साथ साथ में चीजें करेंगे कैलकुलेट। राइट नाउ बेसिक चीजें करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट्स खत्म करते हैं यार। इशू शेयर करने के बाद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर होता है, ठीक है। मार्केट में आपके शेयर्स जाते हैं, इन्वेस्टर्स बाय करते हैं या सेल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। ब्रोकर्स के थ्रू ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, ठीक है, या तो फिर इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर होता है वो डायरेक्टली भी करता है, ठीक है। प्राइस डिटरमिनेशन किया जाता है। प्राइस डिटरमिनेशन कैसे किया जाता है? बाय सप्लाई एंड डिमांड। स्टॉक की क्या सप्लाई हो रही है और क्या मार्केट में उसकी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मोर पीपल वांट टू बाय अ स्टॉक, अगर ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो उसको बेच दो, ठीक है, प्राइस उसका ऊपर चला जाएगा। अगर ऑफ कोर्स अगर ज्यादा बंदे उस चीज, अगर आपकी डिमांड ज्यादा है, मार्केट में सप्लाई कम है, तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका प्राइस लैग कर जाएगा और लॉस में चले जाओगे। सो इसी अकॉर्डिंग आपने शेयर्स की भी डिटरमिनेशन करनी है कि उसकी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। कौन कौन सी पर्सन है जो पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जैसे हम जैसे पर्सन जो खुद ही करते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं होते, ठीक है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कुछ क्रेडिट यूनियंस, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, वेंचर कैपिटल्स, लार्ज फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड में हम सिप वगैरह या बाकी चीजें लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ब्रोकर मिलता है हमें, ठीक है, एक मीडियम मिलता है जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं। ब्रोकर भी एक पर्सन प्रोफेशनल होता है, या तो फिर किसी इंस्टीट्यूट में होता है, या फिर वैसे भी कोई पर्सन एज अ कंसल्टेंट ब्रोकर बन जाता है, जो हम। यस रणबीर। Nothing, ma'am. ब्रोकर एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जिसको नॉलेज होती है क्या शेयर प्राइस चल रहा है, क्या रेट चल रहे हैं मार्केट में। वो उसके अकॉर्डिंग किसी भी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कोई और पर्सन करता है, लेकिन वो स्टडी करके इन्वेस्ट कर देता है। उसके बदले हम ब्रोकर को मिनिमम सा प्रॉफिट जो कमीशन है वो दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट शेयर खान, एचडीएफसी सिक्योरिटी, एंजल वन हो गया, एक्सिस बैंक, ठीक है, ये सारे क्या है, काइंड ऑफ ब्रोकर का काम कर रहे हैं। अभी मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? मार्केट मेकर्स एक लार्ज बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है। ये मार्केट में हेल्प करते हैं, चीज को इंश्योर करते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे स्टॉक मार्केट में। इसीलिए मार्केट मेकर्स जो लिक्विडिटी को बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते, बाय और सेल करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ रिटेलर्स और इंटरमीडिएट होलसेलर्स, ये सारे मार्केट मेकर्स ही होते हैं। रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं? हमारे इंडिया में सेबी ही है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारी रूल्स रेगुलेशन जो भी हैं, फेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट रेगुलेट कर रही है, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको?
नाउ व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, बहुत टाइप के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कॉमन स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक्स क्या होते हैं? कॉमन स्टॉक एक ऑर्डिनरी टाइप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें शेयर होल्डर अपने स्टेक वगैरह, शेयर होल्डर्स को स्टेक मिलते हैं अंडरलाइनिंग बिजनेस के। नाउ देयर इज अ टर्म अंडरराइटर्स, ठीक है, और अंडरलाइंग बिजनेस कौन से होते हैं? व्हाट इज अंडरराइटिंग शेयर्स और अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटिंग शेयर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी एबीसी ने 50,000 शेयर इशू कर दिए मार्केट में, ठीक है, आईपीओ में 50,000 का मार्केट में रेज कर दिया, देन अभी कंपनी को इस चीज की क्या गारंटी है कि उसका 50,000 ही पब्लिक इशू कर लेगी? कोई गारंटी नहीं है उसको। तो कंपनी ने इसी पर्पस के लिए एक शेयर होल्डर को, स्पेसिफिक कोई इंस्टीट्यूट का शेयर होल्डर, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी ब्रोकर को एज अ अंडरराइटर, जिसको हम बोल सकते हैं अंडरराइटर पर्सन को रखा होता है कि जो शेयर्स उसके नहीं पब्लिक खरीदती तो वो सारे खरीद लेता है लास्ट में, वो उसके साथ डील हुई होती है, ठीक है। जौन से शेयर तो पब्लिक जिसमें इन्वेस्ट कर देती है, लेकिन बाकी के जो नंबर ऑफ शेयर्स बच जाते हैं उसको अंडरराइटिंग शेयर्स बोलते हैं। और जौन से ब्रोकर के साथ या किसी भी इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स के साथ डील करती है कंपनी कि मेरे अंडरराइटिंग जो शेयर्स हैं वो आप परचेज कर लो, उस पर्टिकुलर पर्सन को अंडरराइटर बोलते हैं, ठीक है। 50,000 में से अगर मेरे 40,000 तो ठीक है इन्वेस्ट कर दिया पब्लिक, जब लिस्ट की, जब अपने शेयर इशू किया, आईपीओ निकाला, लेकिन 10,000 अभी भी बच गए, वो हमने पहले से एक ब्रोकर के साथ डील की हुई थी, ठीक है, तो उसने परचेज कर लिए। तो मोस्टली जो कंपनीज है वो ऐसे ही करती है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है तो वो किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करवा लेती हैं, ठीक है। अगर पब्लिक नहीं करती तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स के जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करके अपने शेयर्स जो है वो इशू करती हैं। Underwriters. Yes, very good. So, this is underwriting share. तो कॉमन स्टॉक्स में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो अंडरलाइंग बिजनेस के अंडरराइटिंग शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, ऑर्डिनरी टाइप ऑफ शेयर होते हैं, ठीक है। अनदर इज प्रेफर्ड, जो शेयर्स कौन से होते हैं? दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हमने इक्विटी और प्रेफरेंस किया था ना, तो दैट इज प्रेफरेंस। तो शेयर्स क्या होते हैं? जो भी स्टॉक होते हैं, डिविडेंड जिनको सबसे पहले पे होता है, कॉमन स्टॉक जैसे इक्विटी से पहले पे होता है, तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही होते हैं। उनकी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होती है, उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बाकी शेयर्स के बदले। एंड नाउ व्हाट इज स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस? स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये मार्केट में अपने शेयर्स की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, जिससे आपकी मार्केट में क्या अभी पोजीशन चल रही है, होल मार्केट सेगमेंट क्या है, वो सारी चीजें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। किसी भी जैसे निफ्टी 50, द टॉप 50 स्टॉक ऑफ एनएससी, अभी निफ्टी 50 की साइट पे आप जाते हो तो वहां पे आपको लिस्टेड शेयर आते हैं, आपको उनका पोर्टफोलियो शो होता है, तो दैट इज इंडेक्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, ठीक है, जो आपको एक प्रॉपर परफॉर्मेंस इंडिकेटर शो करता है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपको थ्रू ग्राफ शो करता है, ठीक है, कि आपका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या फिर वो रिटेन पे है, ठीक है। हर एक शेयर का रेसिस्टेंट लेवल होता है, पहले से डिसाइड होता है कि ये शेयर इतने से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता और इतने से ज्यादा नीचे भी नहीं जा सकता, उसकी लिमिट डिसाइडेड होती है, ठीक है। तो
वो उसी के बीच में ही रहता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में हमें यही सारी जो चीजें समझ में आती हैं, यही हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हमारा जो अभी तक हमारे स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है वो क्या चल रहा है मार्केट। यहाँ तक क्लियर है? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो एक इन्वेस्टर यूज करता है जब भी वो इन्वेस्ट करता है। फर्स्ट इज बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी क्या होता है कि जॉन से भी इन्वेस्टर की अप्रोच होती है कि अगर वो किसी भी सिक्योरिटी को, कोई भी स्टॉक या कोई भी बॉन्ड वगैरह को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता है फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, तो वो बाय करके होल्ड पे रख देता है उसको लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस का मैं कोई शेयर परचेज कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं उस शेयर को अभी बेचूंगी नहीं, मैं उसको होल्ड पे रखूंगी कि हाँ अगर इसकी प्राइस बढ़ रहा है तो मैं उसकी वेट करूंगी, जब इसका प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, मार्केट स्टडी करने के बाद कंपनी की जो एक्चुअल पोजीशन है या मार्केट जो भी पोजीशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद, स्टडी करने के बाद कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसका प्राइस और बढ़ेगा शेयर का, तो मैं उसको होल्ड पे रख रही हूँ। ठीक है। तो ये वन ऑफ द स्ट्रेटजी होती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अनदर स्ट्रेटजी इज डे ट्रेडिंग। ये जिसमें हम सेम डे पे ही कोई शेयर को परचेज करके सेल कर देते हैं। ठीक है। हम नेक्स्ट डे तक भी नहीं वेट करते और टाइम पीरियड बहुत ही छोटा होता है इसका। ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके प्राइस थोड़े बहुत ऊपर नीचे जाते रहते हैं। हम उस चीज का ही बेनिफिट ले लेते हैं कि हाँ अगर ये शेयर का प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है तो मेरे को थोड़ा सा ही चाहे प्रॉफिट हो रहा है, मैं अभी इसको बेच के इससे प्रॉफिट अर्न कर लूं, बिकॉज जो मैंने डिटरमाइन किया है, जो मैंने फिगर आउट किया है मार्केट को देख के, ही इसका प्राइस अभी कम हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है। इसके प्राइसिंग की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। डे ट्रेडिंग हम उन्हीं स्टॉक के साथ करते हैं जिनकी प्राइस की जो फ्लक्चुएशन और मूवमेंट है बहुत ज्यादा होती है, विद इन अ सेकेंड चेंज होती रहती है। ठीक है। दैट्स वाई उन शेयर्स पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेम डे और डे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग। नाउ वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जिसमें हम अंडर वैल्यू पर स्टॉक को परचेज करते हैं। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो अनएप्रिशिएट हो कर दी जाती है, हम उस पे नहीं, उसकी अंडर वैल्यू, उसको अंडर वैल्यू, कम वैल्यू पर परचेज करते हैं। नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, जो एंटिसिपेटेड वैल्यू होती है किसी भी शेयर की। ठीक है।
उसके फंडामेंटल, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रही हूँ, उसके बाद मेरे को इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की, ठीक है, लेकिन जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वो अंडर वैल्यू कर रही हूँ, उससे कम पे कर रही हूँ। मेरी जो मैंने एंटिसिपेट किया था, मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है, इसमें इंटेंजिबल और इनटेंजिबल टेंजिबल दोनों फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या होता है कि ट्रू वैल्यू ऑफ कंपनी फिगर आउट कर लेते हैं, लेकिन एंटिसिपेटेड में ट्रू वैल्यू होती है एंड अंडर वैल्यू में हम उससे कम प्राइस पे उस पे इन्वेस्ट कर देते हैं, सिंपल यही मतलब होता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज इन्वेस्टमेंट, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का स्टाइल होता है जिसमें हम सिर्फ फोकस करते हैं हम कैसे इन्वेस्टर्स बढ़ाएं जिससे हमारी कंपनी की जो कैपिटल है वो रेज हो। तो इसीलिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी जो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट? So next is risk and reward. What is risk and reward? वैल्यू इन्वेस्टिंग, ओके। वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग बेसिकली देखो, फॉर एग्जांपल कि जिसमें स्टॉक का जो प्राइस है शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अ, आपने किसी ने ये वर्ड सुना हुआ है स्टॉक मार्केट बबल्स? ठीक है, मार्केट में बबल्स क्रिएट होते हैं, दैट मीन्स कि र्यूमर टाइप न्यूज होती है, ठीक है। न्यूज हम सुनते हैं, ये लोग बातें करते हैं, नहीं ये तो ना शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तू भी इसमें इन्वेस्ट कर दे, ये बढ़ने वाला है तू इन्वेस्ट कर दे, मतलब जो एडवाइजर होते हैं वो ऐसे कर करके, या कोई ऐसे न्यूज चैनल वाले या किसी और भी कोई भी पर्सन, तो वो क्या करते हैं, इसी तरीके से मार्केट में जो बबल्स क्रिएट करते हैं उससे क्या करते हैं, सारी मार्केट को उस इन्फ्लुएंस हो जाती है सारी मार्केट उससे, ठीक है, चाहे वो फेवरेबल चाहे अनफेवरेबल न्यूज क्यों ना हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दी कि हाँ कोई बता रहा है यार उसके तो प्राइस बढ़ने वाले हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक चीज होती है, मान लो कि अगर वो 10 रुपए का शेयर है तो वो कल को 12 का हो जाएगा, तो अगर किसी पर्सन ने हमें बोला होगा ना कि नहीं, कल बोला होगा जब 10 पे था कि बढ़ने वाला है तो आज 12 का हो गया, तो हम उस चीज को बड़ा सही पॉजिटिव ले लेते हैं कि यार वो सही बोल रहा था, हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए इसमें। ऑन द अदर हैंड कि क्या पता वो नेक्स्ट डे 8 का ही हो जाए, 8 का ही हो जाए, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में फेवरेबल और अनफेवरेबल जो है बबल्स क्रिएट करके मार्केट को इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है। तो जिसी वजह से स्टॉक का जो पीरियड है होता है फ्लक्चुएशन का, प्राइस फ्लक्चुएशन का, वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज को यूज किया जाता है जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, नॉट डिपेंड अपॉन द बबल्स। हम उसका प्रॉपर स्टडी करते हैं, कंपनी की क्या पोजीशन है, वो सारी चीजें एनालिसिस करके मार्केट वैल्यू देन हम इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है अभी आपको नमन? ओके।
नाउ रिस्क एंड रिवॉर्ड में फर्स्ट पॉइंट इज वॉटिलिटी। क्या आता है? वॉटिलिटी बेसिकली एक वो रेट होता है जिसपे आपके स्टॉक का प्राइस जो है कम और बढ़ता रहता है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड। हायर स्टॉक प्राइस वॉटिलिटी का मतलब क्या होता है? हायर रिस्क, ज्यादा रिस्क होगा। किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक का प्राइस है जो वो मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि रिस्क भी ज्यादा है। अगर जितनी जल्दी से वो बढ़ रहा है प्राइस, उतनी जल्दी से वो नीचे भी आ जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर जितनी जल्दी से वो फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएशन उसकी ज्यादा होती है, ट्रेंड उसका जो वो ज्यादा होता है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, दैट मीन्स कि वो उतनी जल्दी ही डिक्लाइन भी हो जाएगा। कई बार वो रिटेन करता है लेकिन कई बार शेयर बिल्कुल नेगेटिव में चला जाता है। तो दैट इज वॉटिलिटी। कुछ रिस्क भी होते हैं हाई ऑन प्रॉफिट के साथ। हाई रिस्क होता ही है। जब आप रिस्क ज्यादा लेवल का लेते हो प्रॉफिट भी ज्यादा आता है, लेकिन लॉस भी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो एक्सप्लेन इसीलिए किया गया कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कौन से रिस्क और रिवॉर्ड होते हैं। नाउ व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि जब आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट को ना डाइवर्सिफाई कर देते हो, ठीक है, टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैंने इन्वेस्ट करना है, आई हैव 10 लाख रुपीज। ठीक है, मैंने इन्वेस्ट करना है। नाउ मैं अपने ब्रेन में ये कैलकुलेट करूंगी कि क्या मैं 10 लाख के 10 लाख शेयर मार्केट में डाल दूं। ठीक है। दूसरी साइड ये है कि अगर मैंने 10 लाख में डाल दिया, 10 लाख शेयर मार्केट में डाल दिया, तो मेरा अगर प्रॉफिट होगा तो होगा ही होगा, तो लॉस होगा तो सारा ही लॉस हो जाएगा। तो तब मैं करूंगी क्या? अपनी जो इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी ना 3 और 4 पार्ट्स। ठीक है। कुछ मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ मैंने क्रिप्टो में कर दिया, कुछ शेयर में कर दिया, कुछ मैंने रियल एस्टेट में कर दिया। दैट मीन्स मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया जस्ट टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है। तो उसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीधा इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट की तरह डायरेक्ट शेयर परचेज कर रहे हो, या किसी ब्रोकर के कर रहे हो, थ्रू ब्रोकर के थ्रू कम रिस्क होता है। ठीक है। डिफरेंट वे से कर रहे हो जस्ट टू रिड्यूस योर रिस्क, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? मार्केट सेंटिमेंट्स बेसिकली मार्केट की कंडीशन को ही डिफाइन करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, इन्वेस्टर्स का क्या एटीट्यूड है, मार्केट में क्या स्ट्रेटजीज यूज हो रही हैं, स्टॉक प्राइसेस कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, उन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करूं तो स्टॉक मार्केट में एक बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट जो माइंड एक टॉपिक है। ठीक है। बिहेवियर फाइनेंस एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। बिहेवियर फाइनेंस के बारे में अगर आप स्टडी करोगे तो आपको मार्केट के सेंटिमेंट समझ में आ जाते हैं, कैसे किसी पर्सन के बिहेवियर की वजह से मार्केट में चेंजेस आने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरल सी एग्जांपल देती हूँ। आज मेरे घर पे ना आज मेरे घर पे बहुत अच्छी पूजा वगैरह हुई है, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन। तो मैं बहुत खुश हूँ आज, तो मैं आज सोच रही हूँ सुबह उठ के बहुत हैप्पी है मेरा। ऑलमोस्ट फर्स्ट 2-3 आवर्स बहुत अच्छे गए। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं इतनी खुश हूँ, मेरे को प्रॉफिट भी हुआ है कहीं से, तो मेरे पास मनी भी है, देन मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ स्टॉक मार्केट में। दैट इज बिहेवियर फाइनेंस। दूसरी तरफ अगर मैं बहुत ही बैड मूड में हूँ, ठीक है, मेरे को जरा सा लॉस हो गया, मैं ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो जाऊंगी कि वहां पे अभी मेरे को इतना लॉस हो गया, मैं और इन्वेस्टमेंट क्या करूँ इसमें, और कितना लॉस लूंगी।
ठीक है, मैं डीमोटिवेट होने लग जाती हूँ। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इससे। मोटिवेशन से आप कितना परचेज करने लग जाते हो, डीमोटिवेशन से क्या होता है, कई बार उल्टा भी होता है, मोटिवेट होते हैं, पता है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, जल्दी से बाकी शेयर भी निकाल लेते हो, कहीं उनमें लॉस ही ना हो जाए, फटाफट थोड़ा सा प्राइस बढ़ा निकाल लो। डीमोटिवेशन में भी ऐसा होता है कि अगर आप लॉस में जा रहे हो, उसी डर की वजह से बाकी शेयर्स को भी मार्केट से निकालने से सेल करने लग जाते हो। तो डेट इज मार्केट सेंटिमेंट, जो एक पर्सन की, मार्केट की साइकोलॉजी, इन्वेस्टर्स का बिहेवियर जो है उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट को स्टडी करने के लिए मार्केट इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ की इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, आप पता कर सकते हो अभी क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ ऐसे फेस्टिवल्स के डेज होते हैं, जैसे मैं इंडिया की बात करूं, जब पर्सन बहुत खुश होते हैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने, जैसे दिवाली के टाइम पे, ठीक है, धनतेरस के टाइम पे सब गोल्ड परचेज करते हैं, ऐसे एक पर्टिकुलर डे होता है, वो खुश होते हैं, उनके पास मनी होती है, देन वो ज्यादा करते हैं। कुछ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन है जो इसी तरीके की स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि कुछ टॉप लिस्टेड कंपनी ने अगर आईपीओ किया तो अभी मार्केट में ये रूमर्स फैल जाएंगे कि ये इसका शेयर जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजें मार्केट की सेंटिमेंट को ओवरऑल कितना चेंज करती है। मार्केट सेंटिमेंट्स एक अलग ब्रॉड टॉपिक है, इस पे पूरी बुक है। ठीक है, इन केस कोई फाइनेंस में एमबीए कर रहा है, मार्केट बिहेवियर फाइनेंस की एक प्रॉपर आपको सब्जेक्ट लगता है। बहुत अच्छा, बहुत ही नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सारी चीजें मतलब तब समझ में आता है कि एक छोटे छोटे मूड पर भी कैसे मार्केट चेंज होती है। कि आज ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, तो मार्केट कैसे चेंज होती है। किसी भी फील्ड में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कोई चेंज हुआ है, कोई इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, छोटी छोटी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की चेंज हो रही है, तो मार्केट कैसे इन्फ्लुएंस हो जाती है उन सारी चीजों से। वो सारे मार्केट सेंटिमेंट से सेंटिमेंट में इन्वॉल्व होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Now next topic is regulation and compliance. रेगुलेटरी फ्रेम वर्क आपको पता ही है। ठीक है, सेबी ही सारी रेगुलेशंस करती है, जो भी है फेयर ट्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जो हर्षित मेहता का जो स्कैम की वेब सीरीज है ना, अगर किसी ने वो देखी होगी ना, तो आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी कि पहले के टाइम पर जब कोई रेगुलेटरी नहीं थी, तब कैसे मार्केट में शेयर परचेज सेल होते थे, तो अब कैसे होते हैं। उस पर्सन को बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे को खुद को भी तभी बहुत क्लियर हुई थी कि पहले कैसे थी। ठीक है, कि जैसे पहले वो जाते थे वहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, कैसे शेयर्स उनके बिकते थे, पेपर पे होते थे, बेचते थे, ब्रोकर कैसे थे, कितना मिलता था उनको एक शेयर, इतने शेयर टारगेट कंप्लीट करने पे, सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो उसके बाद इतनी अनफेयर चीजें होती थी, जैसे उसने अनफेयर किया, ऐसे बहुत सारे और भी स्कैम है, नॉट ओनली वन स्कैम इन इंडिया, बहुत सारे स्कैम है। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम को देखते ही एक रेगुलेटरी बनी उसके लिए। ठीक है, जो इस चीज की इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बना रही है, जस्ट टू स्टॉप द अनफेयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, अनदर इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अभी रेगुलेटरी ने इतनी सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी है कि कंपनी की कौन सी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज होगी, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए उनकी इंफॉर्मेशन पे, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन में या बाकी जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी कंपनी की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो कैसे बाहर जा रही है, पब्लिक को कैसे पता चल रहा है ये आईपीओ निकलने वाला है, अगर तो वो अनाउंस कर रहे हैं अनदर थिंग, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो कैसी चीजें बाहर आ रही हैं, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स है या नहीं, कितनी लिमिट तक है।
कितनी लिमिट तक कोई कंपनी अपना डिस्क्लोजर कर सकती है, अपनी इंफॉर्मेशन बता सकती है। तो वो सारी जो है सेबी की गाइडलाइंस के अंडर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो गई है। अब तो हम सब चीजें मोबाइल फोन पे कर रहे हैं, हमें कोई इशू ही नहीं होता। मोबाइल फोन में शेयर ओपन करो, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम ओपन करो, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का शेयर प्राइस क्या चल रहा है, शेयर मार्केट में शेयर का, तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सारी चीजें आपको वहीं से क्लियर हो जाती है। एंड एल्था एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, सॉरी, ये एक ट्रेडिंग है जिसमें हम ऑटोमेटिकली ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपना क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने और शेयर परचेज कर रहे हैं, तो उन्होंने शेयर जब परचेज किए तो उन्होंने सबसे पहले अपना ये क्राइटेरिया सेट कर दिया कि अगर इस शेयर का प्राइस इतने तक जाएगा, इतने तक ही, देन वो ऑटोमेटिकली सेल कर देगा उसके बाद। ठीक है, अगर वो शेयर का प्राइस आज 10 रुपीज है, अगर वो कहता है इसका 15 तक जाएगा, इतना देखूंगा फिर मैं बेच दूंगा, जब 15 पे चला जाता है ऑटोमेटिकली वो उसका शेयर बिक जाता है। ठीक है, प्री सेट क्राइटेरिया बोलते हैं जो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है, ये ऐसे जनरली हम नहीं कर सकते इसको। तो इस तरीके की ट्रेडिंग बहुत रेयर इन्वेस्टर्स होते हैं वही करते हैं। ठीक है, जस्ट टू स्पीड अप देयर लिक्विडिटी, स्पीड करने के लिए। ठीक है, तो अभी के टाइम पे ये वाली जो ट्रेडिंग मेथड है वो बहुत ज्यादा फॉलो हो रहा है। ठीक है, एंड हाउ टू कंक्लूड द ओवरऑल सेशन की स्टॉक मार्केट एक बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम है, बहुत सारे क्रिटिकल चीजें इसमें कवर होती हैं, बहुत सारे मेथड्स, स्ट्रेटजीज, ठीक है, फंक्शनिंग, प्रोसीजर, पॉलिसी, सारी चीजें अलग हैं। तो ओवरऑल जो क्या है, इससे बेनिफिट भी होता है और इससे लॉस भी होता है। अगर इसमें बेनिफिट, मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम पर अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वो एक, मेरे को लगता है, जिसमें शेयर मार्केट में ही आपको मिलता है, जिसपे आपको रेट ऑफ जो रिटर्न है, जो रिटर्न वैल्यू है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, वो हाई है। ठीक है, लेकिन रिस्क भी हाई है साइड बाय साइड। अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें रिस्क तो कम है, कईयों में तो बहुत जीरो रिस्क है, लेकिन उसमें जो आपको इनकम जो आपकी जनरेट हो रही है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आप कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स है, बिकॉज इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है सारी चीजों का, कह सकते हो आप। लेकिन एक चीज होती है, जिसको इसमें इंटरेस्ट पड़ जाता है ना, और जिसको इसकी चीजें समझ में आती हैं, ऑक्शन ट्रेडिंग होती है, बहुत तरीके की ट्रेडिंग होती है, उसको समझ में आने लग जाती है ना चीजें, तो वो कर सकता है। लेकिन एज अ फाइनेंस स्टूडेंट आपको इस चीज, ये कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, क्योंकि ये तो फ्यूचर ही है एक तरह का। इससे रिलेटेड अगर मैं आपको बेस्ट, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन, आप आर्टिकल्स, वर्क पेपर, गूगल स्कॉलरशिप करके साइट पे जाके आप वहां से जो आर्टिकल्स वगैरह है ना रीसेंट, वो पढ़ा करो। चाहे उनका एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है, सिर्फ आप वही ओवरव्यू कर लो, आपको सारा जो पेपर, वर्क पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो बुक्स में नहीं होती।
तो वो आपको आर्टिकल्स के थ्रू, वर्क पेपर के थ्रू ही क्लियर होती हैं। ठीक है, तो आई रिकमेंड कि चलो ट्रेनिंग तो हो ही जाएगी आपकी खत्म, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो ही जाएंगी यहाँ से, लेकिन साइड बाय साइड एज ए फाइनेंस स्टूडेंट ये सारी एक्टिविटीज करना भी स्टार्ट करो, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। नाउ दिस इज योर एक्टिविटी टाइम। एक टास्क और था लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैंने ये वाला टास्क आपको डिफाइन किया है, स्टॉक पोर्टफोलियो आप कैसे स्टडी कर सकते हो। अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट फ्लक्चुएशन देखनी है कि क्या है, स्टॉक का पोर्टफोलियो क्या है, 5 to 10 स्टॉक्स लेने हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के। ठीक है, रिकॉर्ड करना है उनका परचेज प्राइस क्या है एंड नंबर ऑफ शेयर्स फॉर ईच स्टॉक कितना है। ट्रैक करना है, यहाँ पे डेली फॉर अ मंथ लिखा हुआ है, लेकिन आप फॉर 4-5 डेज कर सकते हो ट्रैक, उसका प्राइस कितना अप एंड डाउन जा रहा है। सिग्निफिकेंट न्यूज उसके बारे में क्या है, जैसे मार्केट बबल्स क्या क्रिएट हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पे, एंड ओवरऑल आपने जो उसका पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये ना आपको एक स्लाइड शो करती हूँ मैं, ये लिस्ट ऑफ कंपनीज है। ठीक है, यू कैन चूज एनी 2 or 3 कंपनीज, फिर आप उसके जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो आप डेली बेसिस पे चेक करोगे, देन आप उसका एक टेबल बना के आप वो सबमिट कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे आज है 16, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, स्टॉक मार्केट तो बंद है अब, लेकिन जो लास्ट प्राइस है 16, 17, 18, 19 देन 20 तक का ले लो, 5 डेज का। ठीक है, 5 डेज तक आप उसके जो भी आप शेयर ले रहे हो किसी भी लिस्टेड कंपनी के, तो उसका जो प्राइस है वो आप चेक करते रहो कितना अप डाउन जा रहा है, मार्केट रेड में जा रही है, ग्रीन में जा रही है। इट्स जस्ट अ स्मॉल टास्क। ओके, आप जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं लिस्ट, तो यहाँ से भी चूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई और भी ले सकते हो, इसमें कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। परचेज प्राइस आपने रिकॉर्ड करना है, नंबर ऑफ शेयर ऑफ ईच स्टॉक, ट्रैक करना है उनका पोर्टफोलियो फॉर 5 days ओनली। नॉट एनी सिग्निफिकेंट न्यूज और इवेंट्स भी करना है, उसके बारे में न्यूज भी देखनी है, डेली बेसिस पे क्या चल रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। सबको टास्क क्लियर है? एनी डाउट, एनी डाउट फ्रॉम होल ऑफ द सेशन? ओके, टास्क ये है कि आपने कोई भी लिस्टेड कंपनी है इनके शेयर्स ले लेने हैं। ठीक है, 2 या 3 शेयर्स ले लो, डेली बेसिस पे उसके जो प्राइसेस हैं कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है वो चेक करना है। ठीक है, निफ्टी 50 की साइड पे चले जाओ, चेक कर लो कितना रेड में जा रहा है, ग्रीन में जा रहा है। ठीक है, प्राइस चेक करना है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट क्लोज हो जाती है वो जो प्राइस रहता है वो होता है वो उस डे का। ठीक है, देन 4-5 डेज का हम कंपेयर करेंगे कि वो कितना फ्लक्चुएट किया है, और कोई न्यूज आई है इन 5 विद इन 5 डेज, उससे क्या शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ा है। बस दिस इज अ स्मॉल टास्क, मे बी ये डेली के आपका 10 मिनट्स ही लेगा, 5 दिन के लिए करना है, डेली के 10 मिनट्स लगेंगे प्राइस चेक करने के लिए और उसको नोट करने के लिए। यू मे सिंपली राइट ऑन योर नोटबुक और
टेबल में भी आप कंटेंट डाल सकते हो, टोटली डिपेंड अपॉन यू। पीपीटी में, वर्ड में, नॉर्मल एक्सेल में टेबल बना लो, नोटबुक पे टेबल बना लो या लिख लो, कोई इश्यू नहीं है। ऑल क्लियर? तो आज अभी इस एक्टिविटी को आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। आज आज की जो प्राइस है वो आप लिख सकते हो, जो आज 16 स्टॉक मार्केट जब क्लोज हुई। ठीक है, चूज कर लो कंपनीज, इतना काम कर लो आप अभी 10 मिनट्स में, और आज के प्राइस जो है वो नोट डाउन कर लो, और उसके बारे में थोड़ा सर्च करना है। न्यूज तो नहीं आई कुछ ऐसा क्या चल रहा है, ठीक है। डेली बेसिस का 10 to 15 मिनट्स का काम है, जस्ट फॉर 5 डेज करना है। ये चीजें आपको तब पता चलेंगी जब उन पर्सन को चीजें पता है, वो करते भी होंगे जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, लेकिन जो करेंगे इन फ्यूचर तो चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम वैसे भी ऑटोमेटिकली हमारे पैसे लगे होते हैं, तो डेली चेक करना ही पड़ता है। मेरे टाइम पे मेरे को ऐसा होता है कि मैं सुबह उठ के बाकी चीजें बाद में, सबसे पहले तो खोल के देखती हूँ कितना प्राइस बढ़ा है कितना कम हुआ है, मतलब यही दिमाग में चलता रहता है। सुबह उठ के सबसे पहले यही चेक करना है, टाइम टू टाइम चेक करते रहना बीच बीच में। तो यही एक स्मॉल टास्क, छोटी छोटी सी हैबिट है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये टास्क डिसाइड किया आपके लिए। सबको क्लियर है टास्क, कोई डाउट तो नहीं है? अगर नहीं डाउट है तो आप लीव कर सकते हो। वेरी गुड नमन। टुडेज प्राइस इतना डिक्लाइन कितना गया, वो भी रेड ग्रीन दोनों। So if there is no doubt, then you can leave the session.